स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर हम टाल देते हैं, पर है हम सबके जीवन का एक सच, मृत्यु। हमारे पास आदि की किताब मृत्यु, जीवन और अनित्यता का बोध के कुछ जरूरी हिस्से हैं, और हमारा मकसद यह है कि इस किताब से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें, ताकि हम मौत को शायद ज्यादा ज्ञान, संतुलन और थोड़ी शांति से समझ सकें। तो शुरू करें। जरूर जरूर। ये विषय गंभीर तो लगता है, पर ये जो किताब है वो इसे जीवन को ज्यादा सचेत और सार्थक रूप से जीने की एक तरह से चाबी मानती है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं और जो रोजमर्रा की बातें हैं उन्हें सामने लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये किताब मौत को बताती कैसे है? क्या ये सिर्फ शरीर का खत्म हो जाना है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? हाँ, देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये किताब कहती है कि मृत्यु शारीरिक क्रियाओं का प्राकृतिक, अनिवार्य और सबके साथ होने वाला रुक जाना है। ये हमारा जो जाना पहचाना भौतिक रूप है उसका अंत है। लेकिन किताब का असली जोर इस परिभाषा से आगे जाता है। वो अनित्यता इम्पर्मानेंस के सिद्धांत पर है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि जो भी चीज बनी है वो खत्म होगी ही। किताब इसे कोई दुश्मन नहीं मानती जिससे लड़ना है, बल्कि जीवन की एक बुनियादी शर्त, हाँ, एक सच्चाई बताती है। और असल जिंदगी में देखें तो यही वो आखिरी डेडलाइन है जो हमारे आज के पल को वजन देती है, और तात्कालिकता भी। तो ये सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो जीवन की कीमत बताता है। जैसे शायद किताब में इशारा है कि ये वो परछाई है जिससे जीवन की रोशनी और साफ दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये समझ मौत को डर की चीज से हटाकर जीवन के ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा बना देती है। किताब का तर्क यही है कि इसे अपनाने से डर कम होता है और जिंदगी की कदर बढ़ती है कि मौत को कई अलग अलग नजरियों से देखना चाहिए। ये क्यों जरूरी है और वो नजरिए हैं क्या? एक ही तरह से देखना तो अधूरा होगा ना। हाँ, बिल्कुल। ये जो अलग अलग पहलू हैं, ये किताब के विश्लेषण का केंद्र है। इसे पूरी तरह समझना जरूरी है। किताब कुछ मुख्य पहलू बताती है। पहला है आध्यात्मिक पहलू। देखिए, कई आध्यात्मिक परंपराओं में मौत को अंत नहीं मानते, बल्कि एक बदलाव मानते हैं, एक ट्रांजिशन, जैसे किसी दूसरी अवस्था में जाना, या चेतना का फैलना, या आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव। किताब बताती है कि मौत का ख्याल हमें जीवन के बड़े सवालों के सामने खड़ा कर देता है। हमारा मकसद क्या है, जीवन का मतलब क्या है, ये सोचने पर मजबूर करता है। यानी ये हमें रुककर सोचने को कहता है कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों। अच्छा, और इसके बाद मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हाँ, दूसरा है मनोवैज्ञानिक पहलू। मौत का विचार हमारे अंदर गहरे एहसास जगाता है। डर, चिंता, दुख तो हैं ही, लेकिन स्वीकृति, शांति और यहाँ तक कि राहत की संभावना भी है। किताब दुख ग्रीफ को नुकसान की एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया मानती है। मौत की सच्चाई को समझने से हमें दिमागी तौर पर लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करने में मदद मिलती है। हम रिश्तों की ज्यादा कद्र करने लगते हैं, और वो जो चिंता होती है ना सच से भागने वाली, वो कम होती है। किताब के हिसाब से मौत के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बनाना दिमागी सुकून के लिए बहुत जरूरी है। दुख को नकारना नहीं, बल्कि उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानना। हाँ, ये बात तो है। और सामाजिक तौर पर इसका क्या असर होता है, ये भी बताया है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा है सामाजिक पहलू। मौत सिर्फ एक इंसान की घटना नहीं है, ये सामाजिक भी है। इसका असर परिवारों पर, समुदायों पर पड़ता है, और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। किताब अलग अलग संस्कृतियों के रीति रिवाजों का जिक्र करती है, जो लोगों को दुख बांटने में, जीवन का जश्न मनाने में और अपने साझा मूल्यों को फिर से मजबूत करने में मदद करते हैं। किसी के जाने के बाद पीछे रह गए लोगों की भूमिकाएं, उनकी जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं। हाँ, ये हमें जोड़ता है, दिखाता है कि हम सब एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है। और शारीरिक स्तर पर भौतिक पहलू। चौथा है भौतिक पहलू। शारीरिक स्तर पर किताब मौत को शरीर का पंच तत्वों में वापस मिल जाना बताती है। यह प्रकृति का एक तरह से रिसाइकलिंग का काम है, जहां हमारा शरीर धरती के बड़े सिस्टम में वापस चला जाता है। ये नजरिया हमें प्रकृति से और स्थिरता सस्टेनेबिलिटी से जोड़ता है, और इसमें सेहत का ध्यान रखना और शरीर को शांति से अंत के लिए तैयार करने जैसी व्यावहारिक बातें भी शामिल हैं। प्रकृति के चक्र में लौटना। और क्या इससे जुड़ा कोई नैतिक पहलू भी है किताब में? हाँ, आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण है नैतिक पहलू। मौत, देखभाल, केयर, गरिमा, डिग्निटी और चुनाव से जुड़े गंभीर नैतिक सवाल खड़े करती है।
इसमें जीवन के अंत में लिए जाने वाले फैसले, वो जो दर्द और तकलीफ कम करने वाली देखभाल होती है, प्रशामक देखभाल, पैलिएटिव केयर, उसका अधिकार, और मरने वाले इंसान और उनके दुखी प्रियजनों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियां शामिल हैं। किताब हमें ऐसे सिस्टम बनाने की चुनौती देती है जो दयालु हों, सबके लिए बराबर हों और इंसान की आज़ादी का सम्मान करें। तो ये तो साफ है कि मौत कोई एक घटना नहीं बल्कि जीवन के लगभग हर पहलू से जुड़ी है। आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भौतिक और नैतिक। इसे टुकड़ों में नहीं देख सकते। बिल्कुल सही कहा। किताब का जोर इसी बात पर है कि इसे पूरी तरह समझकर ही हम इसके लिए एक संतुलित और कह सकते हैं सेहतमंद नजरिया बना सकते हैं। इसी संतुलन की बात करते हुए किताब कुछ सिद्धांतों का भी जिक्र करती है जो मौत के प्रति हमारे नजरिए को दिशा दे सकते हैं। ये सिद्धांत क्या हैं? क्या ये एक तरह के गाइडलाइंस हैं? हाँ, किताब एक संतुलित सोच के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बताती है, जिन्हें एक तरह से जीवन जीने के नियम भी कह सकते हैं। पहला, मानवीय गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान। हर इंसान को गरिमा से जीने और मौत का सामना करने का हक है। जहां तक हो सके उनके आखिरी वक्त के फैसलों और इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। दूसरा, नुकसान कम करना और लाभ बढ़ाना। इसका मतलब है कि मरने वाले इंसान और उनके अपनों की शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पीड़ा को कम से कम करना और आराम, शांति व जीवन की गुणवत्ता को ज्यादा से ज्यादा करना। ये तो बहुत मानवीय लगता है, लेकिन क्या ये सिद्धांत कभी आपस में टकरा भी सकते हैं? जैसे किसी की इच्छा कुछ हो और परिवार वाले कुछ और सोच रहे हों। किताब इस पर कुछ कहती है? ये बहुत ही अहम सवाल है। किताब सीधे सीधे टकराव का कोई फॉर्मूला तो नहीं देती, लेकिन वो बाकी सिद्धांतों में इसका इशारा जरूर देती है। जैसे तीसरा सिद्धांत है न्याय और निष्पक्षता। इसका मतलब है कि सभी को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अच्छी अंत जीवन देखभाल मिलनी चाहिए। और चौथा है ईमानदारी और प्रामाणिकता। मौत का सामना करते हुए खुला और सच्चा संवाद जरूरी है, खुद से, अपनों से और देखभाल करने वालों से। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक नैतिक दिशा देते हैं। अगर टकराव हो भी तो इन्हीं मूल्यों के आधार पर रास्ता खोजने की कोशिश की जाती है। अच्छा, तो पारदर्शिता और सच्चाई यहाँ भी जरूरी है। ठीक है, और कौन सा सिद्धांत है? पांचवां है करुणा और देखभाल। किताब करुणा को मौत से निपटने का आधार मानती है। इसमें मरने वाले के लिए सहानुभूति और दुख झेल रहे लोगों के लिए गहरी देखभाल शामिल है। छठा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विकास। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें सोच समझकर जीवन जीने और मौत की तैयारी करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से भी, जैसे वसीयत लिखना, और आध्यात्मिक रूप से भी अपनी नश्वरता को मानना व्यक्तिगत विकास का एक गहरा मौका हो सकता है। यानी तैयारी करना टालने से बेहतर है। और आखिरी सिद्धांत? आखिरी सिद्धांत है परस्पर जुड़ाव और स्थिरता। अपनी मौत को जीवन के बड़े प्राकृतिक चक्र का हिस्सा समझना हमें सभी जीवित चीजों से जुड़ाव महसूस कराता है और एक ज्यादा टिकाऊ सोच को बढ़ावा देता है। ये गौर करने वाली बात है कि ये सिद्धांत सिर्फ मौत के पल के लिए नहीं है। गरिमा, करुणा, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये तो अच्छे जीवन के भी आधार हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब का एक मुख्य संदेश यही है कि मौत के लिए एक सेहतमंद और संतुलित नजरिया असल में हमें बेहतर जीना सिखाता है। ये मौत की तैयारी कम, जीवन की तैयारी ज्यादा है। ये सब समझने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे अपनाएं? क्या किताब कुछ ठोस व्यावहारिक तरीके बताती है? हाँ, किताब सिर्फ फलसफे तक नहीं रुकती, वो व्यावहारिक सुझाव भी देती है। पहला है मेमेंटो मोरी का अभ्यास। इसका लैटिन में मतलब है याद रखो कि तुम मरोगे। किताब कहती है कि इस पुराने स्टोइक अभ्यास का मकसद उदास होना या डरना नहीं है, बल्कि हर दिन को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरणा लेना है। खुद से पूछना, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं अभी कर रहा हूं? यह हमारी प्राथमिकताओं को साफ करने में मदद करता है। दूसरा, कृतज्ञता विकसित करना। रोज अपने जीवन में मौजूद लोगों, अनुभवों और छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताना, चाहे मन में सोचकर, लिखकर या कहकर। ये छोटे कदम लगते हैं, पर शायद इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और रिश्तों के बारे में कुछ कहा है? बिल्कुल। तीसरा सुझाव है रिश्तों को सुधारना और संवारना। जरूरी बातें अनकही न छोड़ना, माफी मांगना, माफ करना और प्यार जताना। नश्वरता का एहसास हमें याद दिलाता है कि रिश्तों को संजोने का सबसे अच्छा वक्त अभी है। चौथा, इरादे से जीना, लिविंग इंटेंशनली। अपने मूल मूल्यों को पहचानना, जैसे दया,
सच्चाई, सीखना और उनके हिसाब से जीने की कोशिश करना। इससे जीवन के अंत में अफसोस कम और शांति ज्यादा होती है। तो ये जीवन को ज्यादा सचेत और मकसद भरा बनाने के तरीके हैं, लेकिन अगर किसी का नजरिया असंतुलित हो जाए, मतलब गड़बड़ा जाए, तो क्या किताब उसके कुछ चेतावनी संकेतों के बारे में भी बताती है? हाँ, किताब कुछ ऐसे पैटर्न बताती है जो असंतुलित नजरिए का संकेत हो सकते हैं। पहला, मौत का बहुत ज्यादा और बेवजह का डर, जिसे थानाटोफोबिया कहते हैं, जो जीने में ही रुकावट डालने लगे। दूसरा, इस विषय से पूरी तरह बचना, जिसके कारण ना व्यवहारिक तैयारी हो पाए, जैसे वसीयत ना बनाना, और ना ही भावनात्मक। तीसरा, नतीजों की परवाह किए बिना लापरवाही या खतरनाक जीवन जीना, शायद ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है। और चौथा, बहुत लंबे समय तक चलने वाला या उलझा हुआ दुख, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, जो इंसान को वापस जिंदगी की पटरी पर लौटने से रोके। हाँ, इन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या किताब कुछ आसान अभ्यास भी सुझाती है जिन्हें कोई भी कर सकता है, जैसे ध्यान या बातचीत? हाँ, कुछ आसान लेकिन गहरे अभ्यास बताए गए हैं। अनित्यता पर ध्यान, रोज कुछ पल निकालकर हर चीज के बदलते हुए अस्थायी स्वभाव पर सोचना। ये मोह कम करने और स्वीकृति बढ़ाने में मदद करता है। जर्नलिंग, मौत, डर, उम्मीदों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को लिखना, इससे काफी स्पष्टता आ सकती है। और एक बहुत ही जरूरी अभ्यास है द कॉन्वर्सेशन, यानी संवाद करना। अपने प्रियजनों के साथ अपनी अनसमय की इच्छाओं, एंड ऑफ लाइफ विशेस के बारे में साफ साफ बात करना। किताब इसे प्यार और जिम्मेदारी का काम मानती है, जो बाद में आपके अपनों को मुश्किल फैसलों के बोझ से बचा सकता है। ये बातचीत यकीनन मुश्किल हो सकती है, पर इसकी अहमियत समझ आ रही है। अच्छा, बच्चों को इस विषय के बारे में कैसे समझाया जा सकता है? ये तो और भी नाजुक मामला है। हाँ, किताब इस पर भी मार्गदर्शन देती है। कुछ सुझाव हैं। प्रकृति के उदाहरणों का इस्तेमाल करें, जैसे पत्तियों का झड़ना, मौसम का बदलना या किसी पालतू जानवर का जीवन चक्र। इससे मौत एक कुदरती प्रक्रिया लगती है। ईमानदार और सरल भाषा का प्रयोग करें। गुजर गए या चले गए जैसे गोलमोल शब्दों की बजाय मर गए जैसे सीधे शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन नरमी से। उनके सवालों का उम्र के हिसाब से सच्चाई से जवाब दें। पीछे रह गए प्यार और यादों पर ध्यान दें। समझाएं कि भले ही वो इंसान शारीरिक रूप से साथ नहीं है, पर उनके साथ बिताए पल और उनका प्यार हमेशा साथ रहेगा। सुरक्षा का एहसास दिलाएं। उन्हें बताएं कि वो सुरक्षित हैं और आप उनके साथ हैं। उनके दुख, उलझन या डर को समझें और उसे मान्यता दें। ये बच्चों के साथ बात करने के लिए वाकई बहुत उपयोगी सलाह है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे हटते हुए देखें तो किताब मौत की समझ को जीवन के दूसरे सिद्धांतों से कैसे जोड़ती है? क्या ये कोई अलग थलग विचार है? नहीं, किताब इसे बिल्कुल अलग नहीं मानते, बल्कि वो ये तर्क देती है कि मौत की समझ ही जीवन के दूसरे जरूरी पहलुओं को उजागर करती है, जैसे प्यार की जरूरत, मकसद का महत्व, व्यक्तिगत विकास की जरूरत और हर पल की कीमत। जैसा किताब में कहा गया है, बिना अंत के कहानी का कोई आकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता। मौत का एहसास ही जीवन को गहराई और सार्थकता देता है। अक्सर एक दुविधा सामने आती है, जीवन को मशीनों वगैरह से लंबा खींचते रहने और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के बीच। किताब इस आम और मुश्किल हालात पर क्या कहती है? हाँ, किताब इस नैतिक कश्मकश को सीधे तौर पर संबोधित करती है। उसका नजरिया ये है कि सच्ची समझदारी हर कीमत पर जीवन को लंबा खींचने में नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में है। जब जीवन असहनीय और लाइलाज पीड़ा का स्रोत बन जाए, तो करुणा हमें शांति से मौत के बदलाव को स्वीकार करने की ओर ले जा सकती है। ये नुकसान कम करने और गरिमा के सम्मान वाले सिद्धांतों से जुड़ता है। तो गुणवत्ता और गरिमा को प्राथमिकता देना। जब ऐसे मुश्किल फैसले लेने हो, खासकर जीवन के अंत में, तो किताब किन बातों पर विचार करने का सुझाव देती है? क्या कोई सवाल है जो राह दिखा सके? हाँ, किताब कुछ ऐसे सवाल सुझाती है जो फैसला लेने में मदद कर सकते हैं, उन्हें सिद्धांतों से जोड़ते हुए। पहला, कौन सा विकल्प व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्ता का सबसे अच्छा सम्मान करता है? ये गरिमा और स्वायत्ता के सिद्धांत से जुड़ा है। दूसरा, किस रास्ते से इसमें शामिल सभी लोगों, मरीज, परिवार, देखभाल करने वाले को कम से कम पीड़ा होगी? ये नुकसान कम करने और करुणा के सिद्धांत से जुड़ा है। तीसरा, क्या ये निर्णय डर या इनकार से लिया जा रहा है या प्यार और करुणा से? ये ईमानदारी और करुणा के सिद्धांतों से जुड़ा है। और चौथा, क्या ये कार्रवाई स्थिति की सच्चाई के प्रति ईमानदारी दिखाती है
या किसी झूठी उम्मीद पर आधारित है? ये ईमानदारी और प्रामाणिकता के सिद्धांत से जुड़ा है। ये सवाल सोचने का एक साफ ढांचा देते हैं ताकि फैसले सिर्फ भावनाओं के उबाल में न लिए जाएं, बल्कि सोच समझकर मूल्यों के आधार पर लिए जाएं। बिल्कुल, ये सवाल हमें ज्यादा सचेत और दयालु फैसले लेने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हमें इस किताब से एक मुख्य विचार साथ लेकर जाना हो? सार यही है, जैसा किताब बार बार कहती है, कि मौत को समझना असल में जीवन को समझना है। ये जीवन की कोई हार नहीं, बल्कि उसका एक अनिवार्य और शायद पवित्र हिस्सा है। तो जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का ही एक अंग। हाँ, और इस सच्चाई को ज्ञान, संतुलन और शालीनता से अपनाने से हम इसके बेवजह के डर से आज़ाद हो सकते हैं। किताब का आखिरी संदेश यही है कि ये समझ हमें ज़्यादा मकसद, गहरे जुड़ाव और सच्ची शांति के साथ जीने की ताकत देती है। ये हमें हर सांस, हर रिश्ते, हर पल को ज़्यादा कीमती मानने में मदद करती है। और सुनने वालों के लिए सोचने को एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं। अगर हम सचमुच ये मान लें कि सब कुछ अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाला, तो क्या हमारी रोज़मर्रा की प्राथमिकताएं बदलेंगी? आज हम क्या अलग तरीके से करेंगे, ये जानते हुए कि समय सीमित है? इस पर विचार ज़रूर कीजिए।